नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 23 सितंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें क्वाड से लेकर और कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट संगठन हैं जो चर्चा में आए हैं। भारत ने एक संगठन की सदस्यता प्राप्त की है तो वो भी हम लोग देखेंगे। उसके साथ में भारत ने चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ पर आयोजित हुआ था उस चीज़ को भी देखेंगे। क्वाड के बैठक में कैंसर को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है तो उसको भी ज़रा हम लोग देखेंगे। क्वाड में क्या क्या हासिल किया है हमने, इन सभी चीज़ों पर भी वार्तालाप करेंगे आज हम लोग। तो डिटेल में होगा वीडियो अंत तक देखिएगा। 17 नवंबर को आपका पीटी एग्जामिनेशन है, 17 नवंबर को है अकॉर्डिंग टू आयोग के जो चेयरमैन हैं उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 17 नवंबर को है तो आपको कब तक का करंट पढ़ना है, तो कम से कम 17 अक्टूबर तक का करंट पढ़कर जाना है एग्ज़ाम में। इससे कम तो नहीं ही पढ़ना। 17 अक्टूबर तक का करंट सेफ साइड के लिए पढ़ के ही जाना है एग्ज़ाम में। इससे पहले का पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए। मुख्य फोकस जनवरी से लेकर 17 अक्टूबर तक के करंट पर होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा जानकारी दे देता हूं। 71 बीपीएससी को लेकर 20 सितंबर से अपना ग्रुप शुरू हुआ है। एक 20 तारीख को क्वेश्चन दिया था मैंने ज्योग्राफी का और सैटरडे को निबंध दिया है। मंडे आज से यानी कि और भी सारे क्वेश्चंस आएंगे। ज्योग्राफी शुरू किया, अभी 6 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हमने किया है। आए का भी सारा कुछ बाकी है, तो अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। यूट्यूब से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 299 में यूट्यूब से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे मैसेज करेंगे तो भी 299 पर मंथ का है, 550 2 मंथ के लिए है और इसी प्रकार से 6 मंथ और 1 ईयर का भी है। अगर आपको 71 देना है तो कम से कम आपको 6 महीने से 9 महीने तक का प्रैक्टिस खूब अच्छे से करना पड़ेगा लेखन का, तभी जाके आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। 70 बीपीएससी के बच्चों का अभी भी मुझे मैसेज आते हैं कि मैं 70 बीपीएससी देने जा रहा हूं या जा रही हूं, आज तक एक लाइन का आंसर नहीं लिखा है। तो ये वो सच्चाई है जिससे आपको बचना चाहिए। ऐसी स्थिति आपकी ना हो। पीटी पास कर भी जाएंगे तो मेंस में अटक जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि मेंस इतना आसान नहीं होता है, मेंस ही सबसे ज़्यादा कठिन होता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको ऐड होना हो आंसर राइटिंग के लिए तो आप ज़रूर बताइएगा। कोचिंग में आपको आंसर राइटिंग या प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, तो इस पर जुड़ सकते हैं आप। जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। सैटरडे निबंध, मंडे टू फ्राइडे आंसर राइटिंग होती है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का मुख्य टॉपिक क्या है। आज का जो मुख्य टॉपिक है हमारा वो क्या है, तो लेबनान में जो पेजर ब्लास्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में ब्लास्ट हुआ है लेबनान में, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। पेजर के थोड़ा सा इतिहास देखेंगे, कब बना था, किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है इसमें, 1 वे होता है कि 2 वे होता है। साइंस एंड टेक में पेजर के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। हमारी और आपकी जनरेशन के लिए इंक्लूडिंग मी, पेजर कोई एलियन चीज़ हो जाता है थोड़ा सा। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि हमने उसको यूज़ नहीं किया है ना। हमने मोबाइल यूज़ किया है। पेजर उससे पहले की बात है। पेजर क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, कब पहले इसको इन्वेंट किया गया था, क्या अभी भी दुनिया में यूज़ किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है यूज़। कहाँ कहाँ पर होता है वो भी देखेंगे ज़रा। ओके, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पेजर के बारे में। पेजर ब्लास्ट हुआ था उसको ज़रा डिटेल में समझेंगे, फिर हम लोग क्वाड के संबंधित टॉपिकों पर भी आएंगे। लेबनान में पता ही है आपको, हिजबुल्लाह जो है वो स्मार्टफोन को ट्रैक करना आसान हो जाता है। जो भी आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं अभी, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, या कोई भी फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको ट्रैक करना बहुत ही आसान होता है। प्राइवेसी दुनिया में मिथ होता है, प्राइवेसी कुछ होता ही नहीं है। स्मार्टफोन में इंटरनेट से अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप 24 घंटे ट्रैक किए जा सकते हैं, किया भी जा रहा है आपको। अलग अलग जो आप ऐप इंस्टॉल कर रखते हैं तो उनको पता होता है आपका एग्जैक्ट लोकेशन, पिन पॉइंट के साथ लोकेशन आपका पता होता है, यानी ट्रैक किया जा सकता है आसानी से। इसलिए लेबनान में हिजबुल्लाह ने क्या किया, उसने सोचा कि इजराइल हमें ट्रैक कर सकता है तो उसने पेजर का उपयोग शुरू कर दिया। पेजर जो होता है बहुत ही सिंपल सा डिवाइस होता है, बताऊंगा मैं इसके बारे में क्या होता है। 1 वे कम्युनिकेशन होता है, इससे मैसेज रिसीव होता है और बीप 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 की आवाज़ होता है, इसलिए इसको बीपर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीपर भी कहा जाता है। हॉस्पिटल में, अगर बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहाँ पर आज भी इसका उपयोग किया जाता है। पेजर का उपयोग आज भी होता है। ब्रिटेन का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है, जिसको क्या कहा जाता है, NHS कहा जाता है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पेजर उपयोग करने के लिए जानी जाती है। डॉक्टरों के पास में होता है कि डॉक्टर अगर बेसमेंट में है या ऐसी जगह पर है जहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो वहाँ पर डॉक्टर से कम्युनिकेट किया जा सके और वो डाइवर्ट ना हो, इसलिए 1 वे कम्युनिकेशन हो और लिमिटेड कम्युनिकेशन हो, इसलिए वहाँ पर NHS में डॉक्टरों को पेजर रखने के लिए बोला जाता है और पेजर रखते भी है वहाँ के डॉक्टर। कहाँ? तो ब्रिटेन में। यानी कि इसका उपयोग तो होता है, अपने देश में नहीं होता है, अपने देश में 9 के बराबर में होता है। देखिए क्या है, हाल ही में लेबनान में कई स्थानों पर हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वॉकी टॉकी और पेजर जैसे हाथ पकड़े जाने वाले रेडियो में विस्फोट होने से कई लोग मारे गए और कई सारे घायल भी हुए थे। टारगेट करके किया गया था क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के ही मैक्सिमम संगठन से संबंधित लोग जो हैं
वही पेजर का उपयोग करते थे। सामान्य लोग क्यों करेंगे? सामान्य लोग तो फ़ोन का उपयोग करेंगे ना, है ना। देखिए क्या है, हिजबुल्लाह ने इन पेजर का चयन मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पकड़े जाने से बचने के लिए किया था तथा इन्हें पेंटाएरेथ्रिटोन टेट्रानाइट्रेट के साथ गुप्त रूप से संशोधित किया गया था। वॉकी टॉकी क्या होता है, ज़रा ध्यान से समझेंगे एक एक चीज़ को। साइंस एंड टेक में स्टेटमेंट बनाकर सवाल पूछा जा सकता है। यूपीएससी के पेपर का पैटर्न अगर आपको देखना हो, GS1 का पेपर हुआ है, ज़रा देखिएगा, और GS2 का पेपर जो हुआ है, जो मैंने करंट पढ़ाया है और यूपीएससी पेपर में जो करंट पूछा गया, आपको सिमिलरिटीज़ दिखेंगी। मैक्सिमम मोर देन 90% क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है वहीं से पूछा है। करंट की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी मेंस की बात कर रहा हूँ, बीपीएससी का तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए ध्यान से देखिए क्या क्या मैं बता रहा हूँ आपको। ये स्टेटमेंट बनाकर पीटी में भी पूछा जा सकता है। देखिए क्या होता है परिचय, इसे माइक्रोफोन और स्पीकर वाले हैंड हेल्ड टू वे रेडियो के रूप में जाना जाता है। कि इसको वॉकी टॉकी जिसको वायरलेस कह देते हैं हम लोग आम भाषा में, वॉकी टॉकी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये पोर्टेबल संचार उपकरण है, मतलब कहीं भी ले जा सकता है। विशिष्ट आवृत्ति बैंड पर संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। ये हम पेजर की नहीं, अभी वॉकी टॉकी की बात कर रहे हैं, उसमें भी विस्फोट हुआ है। इतिहास आविष्कार, पेजर पहली बार 1930 के दशक में सेना द्वारा किया गया था और 20वीं सदी के युद्धों में इन उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला देखिए क्या है, इसके आविष्कार का श्रेय 1937 में डॉन हिंग्स को दिया जाता है, जिसे प्रारंभ में पायलटों के लिए बनाया गया था। इसे वायरलेस सेट, पैक सेट एवं टू वे फील्ड रेडियो के रूप में भी जाना जाता था। इसमें एक ट्रांसमीटर रिसीवर यूनिट और एक एंटीना, एक लाउडस्पीकर माइक्रोफोन संयोजन और एक पुश टू टॉक बटन शामिल होता है। यह उपकरण एकल आवृत्ति बैंड पर काम करता है, जिससे यह सिग्नल को प्रेषित व प्राप्त कर सकता है। संवाद करने के लिए उपयोगकर्ता पुश टू टॉक बटन दबाते हैं, जिससे उनकी आवाज़ रेडियो तरंगों में परिवर्तित हो जाती है और उसी चैनल पर अन्य उपकरणों द्वारा प्रेषित और प्राप्त की जाती है। वॉकी टॉकी में वॉकी टॉकी का उपयोग पता ही आपको कहाँ पर होता है। सामान्य तौर पर सरकार की जो अलग अलग विंग है, जैसे रेलवे से लेकर सभी जगहों पर उपयोग किया जाता है। इमरजेंसी विंग, हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में आप देखेंगे इसका उपयोग किया जाता है। बाकी सेना उपयोग करती है इसका, और जो भी सुरक्षा से जुड़े हुए विंग होते हैं ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। पुलिस वगैरह में उपयोग होता है। ओके, अगला देखिए क्या है, सीमाएं। वॉकी टॉकी से जुड़े आम समस्या बैटरी खत्म होने के कारण कवरेज का खोना, बैकग्राउंड में अत्यधिक शोर, गोपनीयता संबंधी चिंताएं, ट्रांसमिशन के दौरान स्थिरता और स्थैतिक शामिल होते हैं। ये कुछ चीज़ें आपने देखा होगा, वॉकी टॉकी बजता रहता है, कमर में बंधा हुआ रहता है, यानी कि प्राइवेसी से जुड़ी हुई समस्याएं भी है। हालांकि जो एडवांस और नए वॉकी टॉकी हैं उनमें माइक्रोफोन्स लगे होते हैं और कान में भी उनको लगाए जा सकते हैं, हेडसेट भी उसमें लगा हुआ होता है। ट्रांसमिशन के प्रकार, सिंप्लेक्स संचार एक तरफा होता है, एक समय में केवल एक ही पक्ष संचारित कर सकता है, उदाहरण के लिए कंप्यूटर से प्रिंटर या पेजर। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन जो होता है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है, पहला होता है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, वन वे होता है। जैसे कंप्यूटर से प्रिंटर पर आप क्या करते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर से कंप्यूटर पर कमांड आप नहीं दे सकते हैं। दूसरा इसका एक उदाहरण हो गया पेजर, जिसमें वन वे होता है, इसको क्या कहा जाता है, सिंप्लेक्स कहा जाता है। एक होता है हाफ डुप्लेक्स, द्विदिशात्मक होने के संचार एक साथ नहीं होता, एक समय में केवल एक ही पक्ष संवाद कर सकता है, उदाहरण के लिए वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी पर आपने फ़ोन जैसे बात करते हुए नहीं सुना होगा कि दोनों लोग एक साथ में ही बात कर रहे हैं और दोनों को दोनों की बातें सुनाई दे रही है। इसमें क्या होता है, एक आदमी बोलेगा, फिर बटन दबाएगा रिसीवर का, तो फिर सामने वाला बोलेगा, तब जाकर सुनाई देता है। उसको क्या कहा जाता है, हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स, ये फुल डुप्लेक्स, ये तीन प्रकार होते हैं संचार के। ध्यान से समझिएगा इसको, ये डिफेंस पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। फुल डुप्लेक्स संचार द्विदिशात्मक, मतलब दोनों तरफ से होता है, एक साथ हो सकता है। जैसे फ़ोन पर एक साथ दोनों लोग बोलेंगे तो दोनों को सुनाई देगा, दोनों बात भी कर सकते हैं, सब कुछ होता है ना। एक ही समय हम दोनों पक्ष संवाद कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उदाहरण के लिए टेलीफोन, यानी कि एक ही समय भेज भी रहा है, रिसीव भी कर रहा है। जबकि वॉकी टॉकी में क्या होता है, पहले भेज दिया, फिर अब रिसीवर बटन दबाएंगे तब जाकर रिसीव कर पाएंगे। जबकि सिंप्लेक्स में क्या होता है, आप बस भेज सकते हैं, आप रिसीव नहीं कर सकते हैं। ये अलग अलग उपकरण यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। पेजर क्या होता है, पेजर के बारे में ज़रा समझते हैं आप। पेजर जिसे बीपर्स भी कहा जाता है। क्यों बीपर कहा, क्योंकि बीप बीप की आवाज़ करती है। उस दिन जो लेबनान में हुआ उसमें क्या हुआ, ब्लास्ट होने से पहले एक मैसेज भेजा गया, जिसके कारण से बीप बीप करने लग गया। तो लोगों ने हाथ में उठाए उसको देखने के लिए कि मैसेज क्या आया है, तभी वो ब्लास्ट कर दिया। इसलिए मैक्सिमम लोगों की हाथ और आँख, क्योंकि आँख के समीप लाया उन्होंने मैसेज देखने के लिए, तो उनका आँख भी चला गया है।
वायरलेस उपकरण हैं जो संदेश प्राप्त करते और प्रदर्शित करते हैं। 1980 के दशक में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, लेकिन कमजोर सिग्नल वाले क्षेत्र इसकी विश्वसनीयता के कारण स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन सेवा जैसे विशिष्ट समूह अभी भी इस पर निर्भर हैं। कार्यरत पेजर टावरों द्वारा प्रेषित रेडियो सिग्नल का उपयोग करते हुए काम करते हैं। किस सिग्नल का उपयोग करते हैं ये? तो रेडियो का उपयोग करते हैं। रेडियो का ही तो मैक्सिमम फ़ोन वगैरह भी उपयोग करते हैं, जो उन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं जहां सेलुलर सिग्नल कमज़ोर हो सकते हैं। जहां पर मोबाइल वगैरह का नेटवर्क काम नहीं करता है, वहां पर पेजर आज भी काम करता है। इसीलिए पेजर का उपयोग आज भी इमरजेंसी सेवाओं में कई सारे जगहों पर कम्युनिकेट करने के लिए, वन वे कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। पेजर के प्रकार क्या होता है? वन वे पेजर होता है, एक दो तरफा पेजर होता है। सेंट्रल ट्रांसमीटर संदेश प्राप्त करते हैं लेकिन उत्तर नहीं दे सकते हैं। वे बीप या कंपन के माध्यम से यूजर को सचेत करते हैं। बहुत तेज़ वाइब्रेट करता है ये, या तो ये बीप कर सकता है। दो तरफा, ये यूजर को संदेश भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। हालांकि अभी भी स्मार्टफोन की तुलना में कम कार्यात्मक होते हैं। कुछ ऐसे पेजर बनाए गए जो भेज भी सकते थे, लेकिन उनका उपयोग कम किया गया। उनका उपयोग कम होता है क्योंकि फिर तो फ़ोन जैसा ही हो जाएगा। गुप्त ऑपरेशन में पेजर का उपयोग करना, निगरानी के प्रति कम सुग्राह्यता, यानी कि इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता आसानी से, इसीलिए इसका सेना वगैरह में आज भी गुप्त ऑपरेशन वगैरह के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंटरसेप्ट अवरोध में असाध्य है, मतलब इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। गुप्त प्रयोग हेतु संशोधन योग्य पेजर्स को गुप्त अधिसूचना या दूरस्थ विस्फोट के लिए सिग्नल भेजने हेतु प्रोग्राम करना भी संभव है, इसीलिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बड़ा खतरनाक चीज़ है ये, सच बताऊं आपको तो। हालांकि इसके अच्छे उपयोग भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज इसका उपयोग हो रहा है ना, वो इसको खतरनाक बना रही। दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई पेजर लेके चल पाएगा। पेजर व अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सहित रिमोट डेटोनेटर का प्रयोग कई युद्ध या संघर्षों में किया गया है। रिमोट डेटोनेटर के तौर पर भी यूज किया जाता है। दूर से बैठकर सिग्नल भेजकर ब्लास्ट कराने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सशस्त्र समूह ने पुलिस स्टेशन और सरकारी भवनों को निशाना बनाने के लिए रेडियो नियंत्रित उन्नत विस्फोटक उपकरण का इस्तेमाल किया, जिसमें ऐसे उपकरण लगाए गए थे जो डिटेक्ट होने से बचने के लिए कमज़ोर सिग्नल छोड़ते या उत्सर्जित करते हैं। RCIED एक विस्फोटक पदार्थ है जिसे वायरलेस रेडियो या डिवाइस के साथ में एकीकृत किया जा सकता है। हुआ क्या था, ये छोटा सा पेजर है, यही है पेजर, है ना। इसके बैटरी के पास में छोटा सा विस्फोटक लगाया गया था, छोटा सा, इसलिए 3000 से ज़्यादा ब्लास्ट हुआ है, जबकि 20-25 लोग ही मरे हैं। 3000 से ज़्यादा क्यों? क्योंकि विस्फोटक छोटा था इसमें, है ना। और उसको बैटरी के समीप में लगाया गया था, दूर से उसको डेटोनेट किया गया, जिससे क्या वो मैसेज प्राप्त करते ही क्या हो गया, वो ब्लास्ट हो गया। पहले से ही प्रोग्राम किया गया था इसको इस तरह से, और जब समय आया तो इसका उपयोग भी कर लिया गया। इसमें RCIED एक विस्फोटक पदार्थ है जिसका उपयोग किया गया था, किसके लिए? तो विस्फोट करके लोगों को मारने के लिए। ठीक है। हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह आपको पता ही है, एक प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह के पास में बहुत बड़े लड़ाके हैं। सोचिए किसी देश में इतना बड़ा संगठन हो जिसके पास में बंदूकधारी, रॉकेट लॉन्चर से लेकर कई सारे तरह के छोटे मोटे मिसाइल स्तर के हथियार हों, और उसको दूर से बैठकर कोई दूसरा देश सपोर्ट कर रहा हो। कौन करता है हिजबुल्लाह का सपोर्ट? तो ईरान करता है। ईरान करता है। ये शिया मुस्लिमों का संगठन है, एक शिया मुस्लिमों का एक संगठन है जिसका लक्ष्य क्या है? तो इजराइल की तबाही। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये संगठन अपना लक्ष्य ही बताता है इजराइल की तबाही। भारत के बगल में कोई ऐसा संगठन हो जो ये लक्ष्य रखे कि मैं भारत को तबाह कर दूंगा, तो हम उसके साथ क्या करेंगे बताइए मुझे। तो वही किया है इजराइल ने। सामरिक और एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के अनुसार हिजबुल्लाह का अर्थ है पार्टी ऑफ गॉड। कहाँ से? ईश्वर की पार्टी से क्या लेना देना? ईश्वर इतना निर्दयी होता है क्या? लेबनान में एक शिया मिलिशिया सह राजनीतिक पार्टी है जो विश्व के सबसे भारी हथियारों से लैस गैर राष्ट्रीय अभिकर्ताओं में से एक है। देशों के पास में हथियार होना अलग होता है, यानी कि सरकार के पास में है, सरकार के पास थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़रूर होगी, लेकिन ये गैर राष्ट्र, मतलब कोई देश नहीं है ये, ना तो कोई इस प्रकार का सरकार है ये, लेकिन इसके पास में इतनी बड़ी संगठन, इतनी बड़ी सेना है कि लेबनान की एक तरह से सरकार चलाता है, ये पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है लेबनान में। इसका गठन लेबनानी गृह युद्ध 1975 से 90 के दौरान हुआ, जब मुख्यतः वर्ष 78 से 82 में दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के बदले में किया गया था। ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति से प्रेरित होकर, इस्लामिक क्रांति क्या है ये ईरान की, कभी आपने पढ़ा है? ईरान में उससे पहले अमेरिका समर्थित लिबरल प्रकार की सरकार हुआ करती थी। वहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और उसके पश्चात उस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया। 3000 से 4000 लोगों को फांसी दी गई और इस्लामिक लॉ को लागू किया गया था 1979 में।
आयतुल्ला खुमैनी के अध्यक्षता में, जो वहाँ पर क्या होते हैं, जो वहाँ के मुख्य सर्वे सर्वा होते हैं। तो उसी के पश्चात से उसको क्या कहा जाता है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पूर्व का ईरान और इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद का ईरान, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। उससे पहले वहाँ पर लिबरल प्रकार की सरकार होती थी, लेकिन अब वहाँ पर इस्लामिक सरकार होती है। उसे ईरान और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ है। अमेरिका और इजराइल जैसे देश इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, इन्होंने इसको आतंकवादी संगठन माना है। लेबनान पता ही है आपको, लेबनान पश्चिम एशिया के लेवेंट क्षेत्र, पूर्वी भूमध्य सागर बेसिन का एक क्षेत्र में स्थित है। लेवेंट क्षेत्र क्या होता है, तो पूर्वी भूमध्य सागर बेसिन के क्षेत्र को लेवेंट क्षेत्र कहा जाता है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर बेरूत है। इसको सीमा उत्तर और पूर्व में सीरिया, दक्षिण में इजराइल, पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। साइप्रस द्वीपीय देश के समुद्र तट से थोड़ी दूर पर स्थित है लेबनान। दुनिया में कई बार इसकी राजधानी तबाह हुई है बेरूत, और 2020 में आपको पता होगा कि यहाँ पर भारी विस्फोट हुआ था बेरूत में पोर्ट पर। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक क्वाड से रिलेटेड है। देखिए क्या है अगला, देखिए क्या है कि इंडिया कल वहाँ पर हुआ क्या, क्वाड बैठक में एक समिट हुई। इसको कहा जाता है कैंसर मूनशॉट इवेंट होस्टेड बाय यूएस प्रेसिडेंट। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया है, तो कैंसर मूनशॉट इवेंट को होस्ट किया, जिसके दौरान भारत ने सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए 7.5 मिलियन डॉलर के आसपास में खर्च करने की बात की है। तो ये क्या है, ये इवेंट जो हुआ था, पहले तो इसको ध्यान में रखिएगा, सर्वाइकल कैंसर से जुड़ा हुआ बातचीत ज़रूर हुआ है, लेकिन बात वहाँ पर कैंसर का ही हो रहा था, जिसमें सभी तरह की बात होती है। तो थोड़ा सा हम लोग सर्वाइकल कैंसर की भी बात करेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। महिलाओं को ख़ास तौर पर ये चीज़ प्रभावित करता है, देखेंगे कि डिटेल में इसको क्या होता है। उसके अलावा और कौन कौन सी बातें हुई हैं वहाँ पर, तो देखिए ज़रा मुख्य जो पॉइंट हैं उसको देखेंगे हम लोग। तो वहाँ पर एक तो आपको बताया ही कि कैंसर को लेकर बातचीत हो रही है कि भाई क्वाड जो है वो हेल्थ सेक्टर में अब काम करने जा रहा है। ठीक है, हेल्थ हो गया, सिक्योरिटी हो गया, लोकतंत्र का सेक्टर हो गया, व्यापार हो गया, स्ट्रेटजी की जो व्यापार होते हैं इन सभी क्षेत्रों पर काम करेगा। उसके अलावा WHO में भी भारत पैसा देगा और क्वाड इन्वेस्ट करेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने में, इस चीज़ पर ही बात हुआ है। उसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, इसने गावी के साथ में HPV वैक्सीन, ये HPV क्या होता है भाई, यही तो वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के लिए, यही तो वैक्सीन है। ये दोनों मिलकर इसका उत्पादन करेंगे, इस चीज़ पर ही बात हुई है। उसके अलावा US के कोस्ट गार्ड, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो कोस्ट गार्ड हैं, फर्स्ट एवर क्वाड क्या बोला गया है, सी शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025, ये भी शुरू किया जाएगा। मेरी टाइम सेफ्टी को लेकर, समुद्री सुरक्षा को लेकर इन चारों देशों के कोस्ट गार्ड के बीच में भी संबंध बनेगा। आगे बातचीत करेंगे, कोस्ट गार्ड के लेवल पर समुद्र की सुरक्षा को तय किया जाएगा, और इसको लेकर एक मिशन जो है 2025 के लिए शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, सी शिप ऑब्जर्वर मिशन जो है 2025 इसका नाम रखा गया, जो दरअसल में कोस्टल गार्ड जो हैं हम चारों देशों के, US के, जापान के, भारत के और ऑस्ट्रेलिया के, ये आपस में मिलकर समुद्री सुरक्षा को तय करेंगे। ए न्यू रीजनल मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, जिसको मैत्री नाम दिया गया है, MAITRI, मैत्री नाम दिया गया है। ये क्या करेगा, रीजनल मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक जो हिंद प्रशांत का एरिया है, जो अफ्रीका के पूर्वी कोस्ट से शुरू होकर और प्रशांत महासागर के पश्चिमी कोस्ट तक जाता है, इस पूरे रीजन में हमें क्या करना है, समुद्री सुरक्षा को तय करना है। इस रीजन की हम क्यों बात करें समुद्री सुरक्षा बंधुओं, क्योंकि इस रीजन में दक्षिण चीन सागर भी आता है, और आने वाला भविष्य का रीजन इसी को माना जाता है। इकोनॉमिक रूप से भी, कल्चरल दृष्टिकोण से भी, सभी दृष्टिकोण से ये क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी गति से बढ़ने वाला क्षेत्र है। इसलिए इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु इस तरह के कई सारे पहलों को हमने लॉन्च किया है। और मैत्री जो होगा, मैत्री पहल जो है, इसका सबसे पहला जो इनॉग्रेशन होगा उसको 2025 से भारत ही होस्ट करने जा रहा है। तो मैत्री पहल हाल ही में जो क्वाड के द्वारा शुरू किया गया है, ये क्या है, तो मेरी टाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक एरिया, इसी को मैत्रिक नाम दिया गया है। और इसका मतलब क्या होगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पर बोला गया है कि हम क्या करेंगे, इंडो पैसिफिक एरिया में सुरक्षा, सिक्योर देयर वाटर
इन्फोर्स देयर लॉ। लॉ का तात्पर्य है यहाँ पर कि समुद्र से जुड़े हुए जो कानून हैं उसको लागू करना, समुद्र को सुरक्षित बनाना, सभी के लिए सुगम्य बनाने की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसका पहला वर्कशॉप भारत में 2025 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लॉजिस्टिक के लेकर एक बातचीत हुई है कि लॉजिस्टिक में हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और पोर्ट वगैरह के लेकर भी बातचीत हुई है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी इन्होंने बोला है कि अर्जेंट नीड है इसको सही करने की, और कई सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जिनको शामिल करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जब भी हम समुद्र से जुड़े हुए बात करते हैं तो हम बोलते हैं क्या, भारत के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें बोला जाता है कि समुद्री कानून का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। अब इसका क्या तात्पर्य है? दरअसल दक्षिणी चीन सागर में चीन जो है वो समुद्र के से जुड़े हुए जो कानून है उसका पालन नहीं करता है। उसने 9 डैश लाइन खींचकर बोला कि ये हमारी सीमा है, बाकी किसी देश को हम इसमें घुसने नहीं देंगे। उसके साथ साथ समुद्र में कई सारे जगहों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चीन कोशिश करता है, जिसको काउंटर किया जाता है किसके द्वारा? तो एक ही चीज़ के द्वारा काउंटर किया जा सकता है, वो है क्या? तो समुद्री कानून के द्वारा। तो इसलिए इस क्षेत्र के 4 लोकतांत्रिक देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इकट्ठा होकर अब इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना पर ही कल सबसे ज़्यादा बातचीत हुई है, चाइना पर ही सबसे ज़्यादा बातचीत हुई है। पहले इस सम्मेलन को होस्ट करने वाला था भारत, न्यूयॉर्क में ही होस्ट करने वाला था भारत, लेकिन अमेरिका के रिक्वेस्ट पर भारत ने अपनी होस्ट करने के जो अधिकार हैं वो यूएस को दे दिया। अब यूएस ने इसको होस्ट किया है क्वाड समिट को। ध्यान में रखिएगा इसको ज़रा डिटेल में। हम लोग सर्वाइकल कैंसर उससे जुड़े हुए प्रावधान को देखते हैं, फिर एक और संगठन है जिसको भारत ने अपनाया है उसको भी देखेंगे, फिर नेक्स्ट पर चलेंगे। देखिए ये है ये न्यूज़ जिसको हम लोग देखेंगे। IPEF संगठन, इंडिया साइन IPEF क्लीन फेयर इकोनॉमिक एग्रीमेंट। तो IPEF संगठन क्या है, किस प्रकार से काम करता है, 14 मेंबर हैं इसके, और क्या होता है ये, किस एरिया में काम करता है, कौन कौन से देश हैं इसको भी देखेंगे ज़रा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी देखेंगे। ओके, एक एक करके देखते चलते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ से हो सकता है यही पूछ ले IPEF क्या है भाई, कौन कौन सदस्य देश हैं इसके, भारत इसको साइन किया है कि नहीं किया है। तो भारत ने अभी साइन कर लिया है, इंडिया साइन IPEF क्लीन फेयर इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन कर लिया है भारत ने। ओके, चलिए देखते हैं क्या। सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV टीका, ग्रीवा कैंसर इसको हिंदी में कहा जाता है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा में विकसित होता है, महिलाओं से जुड़ा हुआ कैंसर है ये विश्व स्तर पर महिलाओं में चौथा सबसे आम प्रकार का कैंसर है। भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम प्रकार का कैंसर है। पहला है भारत में ब्रेस्ट कैंसर। भारत वैश्विक सर्वाइकल कैंसर के भार का सबसे बड़ा हिस्सा देखा जाता है, इसलिए भारत सरकार इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान रहती है। यानी सर्वाइकल कैंसर के कारण विश्व में स्तर पर हर 4 मौत में से 1 मौत यानी कि 25% दुनिया में भारत में ही होता है। लेंसेट पत्रिका जो है उसके अनुसार से सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी 99% उच्च जोखिम वाले HPV संक्रमण से जुड़े हैं, जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रसारित होने वाले एक अत्यंत सामान्य वायरस है। प्रभावी प्राथमिक HPV टीकाकरण और माध्यमिक रोकथाम दृष्टिकोण कैंसर पूर्ववर्ती घाव के लिए जांच एवं उपचार सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामलों को रोकने में सक्षम होगा, और HPV टीका इसी के लिए अपनाया गया है। जब सर्वाइकल कैंसर का निदान किया जाता है तो यह कैंसर के सबसे सफलतापूर्वक इलाज योग्य रूपों में से एक है। जितना शीघ्र इसका पता चल जाए उतने ही प्रभावी ढंग से इससे निपटा जा सकता है। महिलाओं में ही ये चीज़ होता है, क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, वही बता दिया मैंने आपको। HPV वायरस, HPV टीका है इसके लिए, HPV का टीका आता है इसके लिए। बाद के चरणों में निदान किए गए कैंसर को उचित उपचार और उपासात्मक देखभाल से भी नियंत्रित किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर को ध्यान में रखिएगा, छोटा सा मैंने समझाया आपको। अगला टॉपिक है IPEF। अब ये क्या है? इंडो पैसिफिक आर्थिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इंडो पैसिफिक आर्थिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है, कृपया ध्यान में रखें, यही पूछा जा सकता है। IPEF को 23 मई 2022 को टोक्यो जापान में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 2022 में टोक्यो जापान में किया गया था। 14 देश शामिल हैं। IPEF क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता, समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना चाहता है। लेकिन किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में भाई? इंडो पैसिफिक। BPSC ने एक शानदार सवाल पूछा था IR में। कब पूछा था भाई? तो 67वीं BPSC में शायद पूछा था, मैंने पढ़ाया था उस समय। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 67वीं के लिए ही मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू ही किया था। उसी समय मैंने इंडो पैसिफिक पढ़ाया था IR में, और उन्होंने पूछा था इंडो पैसिफिक जो है ये BPSC ने सवाल पूछा कि क्यों चर्चा में है और क्या इसका महत्व है, क्यों इतना ज़्यादा इसको महत्व दिया जाता है IR में। ये सवाल पूछा था। आप भी ज़रा सोचिएगा क्यों इसको इतना महत्व दिया जाता है। अब ज़रा इस संगठन के सदस्यों को देखिए कौन कौन है। क्या चीन इसमें शामिल है? देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया,
ब्रुनोई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएसए और वियतनाम। दक्षिण चीन सागर के आसपास के सारे देश दिखे हैं आपको। आपने गौर किया? ऑस्ट्रेलिया शामिल है और न्यूजीलैंड भी शामिल है, अमेरिका शामिल है, क्या कनाडा भी शामिल है क्या? बताइए मुझे। देखिए, ये 14 IPEF साझेदार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40%, दुनिया के GDP का 40%, वैश्विक वस्तु और सेवा व्यापार का 28%, दुनिया के व्यापार का 28% ये प्रतिनिधित्व करते हैं। पॉपुलेशन भी गए देखेंगे तो बहुत सारा पॉपुलेशन हो जाएगा। IPEF 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: निष्पक्ष और लचीला व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी। स्वच्छ अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी। भारत ने लक्ष्य रखा हुआ है 2070 तक कार्बन न्यूट्रिशन को 0 करने का। निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, कर व भ्रष्टाचार विरोधी नीतियाँ आपके यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ हमारे इकॉनमी में है और भारत तो पहले इसके पर्यवेक्षक के दौर में था, अब तो शामिल ही हो गया, हर दृष्टिकोण से शामिल हो गया भारत इसमें अब शामिल हो गया है। निष्पक्ष और लचीला व्यापार स्तंभ 1 था, पहले भारत इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा था और 2 और 4 में भारत शामिल था। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला, मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत बनाने का प्रयास, भारत इसमें शामिल था। ओके, इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षेत्र में लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, निवेश में सुधार करना है। और तीसरा क्या था? स्वच्छ अर्थव्यवस्था, इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। भारत जो है क्लीन एनर्जी को लेकर भी साइन कर लिया है भारत ने। स्वच्छ ऊर्जा और अनुसंधान विकास, व्यवसायीकरण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा जाता है। इसका चौथा स्तंभ जो है, दूसरा और चौथा में पहले से ही शामिल था भारत। प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी कर उपायों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना, इससे भारत पहले से ही शामिल था। तो IPEF के बारे में मैंने आपको समझाया है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इंडिया साइन US लेड IPEF ब्लॉक क्लीन फेयर इकोनॉमिक एग्रीमेंट, भारत ने इसको साइन किया है। यहाँ पर ये न्यूज़ भी मैंने लगा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है चेस ओलंपियाड के बारे में, जो कहाँ पर आयोजित हुआ था? हंगरी कहाँ है भाई? तो पूर्वी यूरोप का देश है। बुडापेस्ट, एक बुढ़ा है जो पेस्ट कर रहा है। बुडापेस्ट हंगरी कैपिटल है, वहीं पर आयोजित किया गया था, जहां पर भारत के महिला और पुरुष दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है। हमने गोल्ड जीता है कहाँ पर? तो चेस ओलंपियाड में। ओके, देखिए 45वां सेशन था ये चेस ओलंपियाड का। कौन सा था? 45 था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और भारत के पुरुष खिलाड़ी जो हैं, डी गुकेश, ये शानदार अद्भुत खिलाड़ी है। आर प्रज्ञानंदा के जानते ही होंगे, अद्भुत खिलाड़ी हैं ये सब। अलग ही है हमारा चेस का लेवल अभी तो। एक अर्जुन है और एक विदित गुजराती है। तो गुजराती जो हैं विदित, जो इन्होंने ड्रॉ किया, बाकी इन तीनों खिलाड़ियों ने, गुकेश ने, प्रज्ञानंदा और अर्जुन ने, इन्होंने जीता। उसी तरह से महिला टीम की अगर हम लोग बात करेंगे तो डी हारिका है और दिव्या देशमुख है, वंतिका अग्रवाल है, इन तीनों ने जीता। वहीं पर आर वैशाली जो है, इन्होंने ड्रॉ खेला था। तो पुरुष में तो भारत ने किसको हराया है? तो US के जो खिलाड़ी थे उनको हराया था। और महिलाओं में ये अजरबैजान के साथ में खेल रहे थे। तो ध्यान में रखिएगा, मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि 45वां सेशन था। पहला फैक्ट ये। दूसरा फैक्ट ये कि खिलाड़ियों के नाम, हाल ही में चर्चा में रही डी हारिका, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये चेस से जुड़े हुए हैं। चेस ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों में गोल्ड जीता है हमने, है ना। और ये मोमेंट कोई छोटा मोमेंट नहीं है, समझिएगा इस चीज़ को, है ना। उसके बाद से पुरुष खिलाड़ी के भी नाम ध्यान रखिएगा। कहाँ पर हुआ है? हंगरी बुडापेस्ट में हुआ है। हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित किया गया। चेस ओलंपियाड की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1924 जरा थोड़े से फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा। पेरिस से इसकी शुरुआत मानी जाती है। पेरिस में इसको शुरू किया गया था 1924 से, ठीक है। भारत ने कब इसमें शामिल किया? भारत कब शामिल हुआ? भारत पहली बार तो 1956 ईस्वी में, 1956 में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था चेस ओलंपियाड में। ओके, तो ये 2 फैक्ट हो गए आपके। भारत को पहली बार मेडल कब मिला चेस ओलंपियाड में? ये मेडल मिला था हमें कब? तो 2014 में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था चेस ओलंपियाड में, ठीक है, पुरुष टीम को। 2022 में चेन्नई में चेस ओलंपियाड आयोजित करवाया गया, उसमें वुमेन टीम पहली बार जीती थी, ठीक है।
तो ये 2 फैक्ट ये आपको 1924 वाला बताया। 1956 में भारत ने पार्टिसिपेट किया। 2014 में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला चेस ओलंपियाड में, और 2022 में महिला टीम पहली बार जीती हमारी। ब्रॉन्ज मेडल मिला था महिलाओं को, लेकिन इस बार हमने 2024 में गोल्ड मेडल जीता है और पुरुष और महिला दोनों टीम ने जीता है। गजब ही हो गया बिल्कुल एकदम ही। तो इसको ध्यान में रखिएगा, छोटा सा फैक्ट था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है। एक तरह से समझिए क्रिकेट वर्ल्ड कप जिस प्रकार से हम जीतते हैं ना, उतना बड़ा चीज़ है। और चेन्नई को तो पता ही है आपको, चेस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इतने सारे वहाँ पर लोग चेस खेलते हैं, वहाँ हॉबी है लड़कों का चेस खेलना। चेस क्लब हैं चेन्नई में भरे पड़े, आप सर्च कीजिएगा, BBC का रिपोर्ट है इस पर, चेन्नई से चेस से जुड़ा हुआ, तो डिटेल मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। चेस का इन्वेंशन कहाँ पर हुआ था, तो हड़प्पा से माना जाता है। थैंक यू सो मच। आप सभी का आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। आज इतने ही टॉपिक थे। थैंक यू सो मच। ओके।